दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों इस वक्त अचानक ही हमारे देश में, खासकर उत्तर भारत में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी लोग जो 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 अपने देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी नियमावली जो आई है, ये नियमावली कि कैसे यूनिवर्सिटी कैंपसेज में जो भेदभाव होता रहा है छात्रों के साथ, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं के साथ, इन तमाम हिस्सों के साथ, इन तमाम जो 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 लोग हैं, इनके साथ जो एक भेदभाव लंबे समय से चला आ रहा था, उसको कैसे रोका जाए, और इसके लिए कुछ नियमावली बनाई है और उसको राजपत्र में बाकायदे नोटिफाई किया गया है। यानी वो एक सरकारी, अब वैध कानून बन गया है। उसको लागू किया जाएगा। कुछ कमेटियां बनेंगी, कुछ सेंटर बनेंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, फिर इक्विटी कमेटी होगी और तमाम तरह की और यूनिट्स होंगी। ये ऐसे समय आया है जब कोई सोच नहीं रहा था कि ये मसला उठेगा। अभी तो बहुत सारे मसले अपने देश के सामने थे और ये तो बहुत ही जरूरी मसला था। ये तो 1950 में ही हो जाना चाहिए था अपने देश में। क्यों नहीं हुआ, अब उसका अलग एक विषय है जिस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि जो इतना हंगामा मचा है, दक्षिण भारत में नहीं है, सिर्फ उत्तर भारत में, और वह भी कुछ सूबों में, खासकर उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास, खासकर नोएडा में जो टेलीविजन के आई मीन चैनल हैं, उनके बीच गर्मा गर्म बहस हो रही है। अभी हमने देखा कि भारत की और यूरोपीय यूनियन की दोनों के टॉप लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी इसको मिल रही है। अच्छी बात है कि अपने देश के लोग जो है कैंपसेस को समावेशी बनाने पर ऐसा लगता है कि जोर दे रहे हैं। लेकिन जो उग्र विरोध इसके करने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही है। इतनी ज्यादा मिल रही है कि उनको एक नायकत्व दिया जा रहा है। कोई उत्तर प्रदेश में एक अफसर, कोई जिसने की आ, आ, बहुत सारी बातें कही हैं जिनको यहाँ मैं उद्धृत नहीं करना चाहूंगा, और एक शंकराचार्य जो वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमे पड़े हैं, बल्कि दोनों के बीच में एक तरह से टकराव चल रहा है और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, वो काफी इन्वॉल्व हैं। तो सब उतर गए हैं दंगल में। ऐसा लगता है कि यूजीसी ने कोई क्रांति कर दी है, जो उसका एक जरूरी काम था और जो 1950 में हो जाना चाहिए था। तो ये है क्या, आखिर क्यों इतना इसको लेकर शोर मचा हुआ है? जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मसले हैं, मसलन कि जो बैकलॉग है एससी एसटी ओबीसी के अपॉइंटमेंट्स का यूनिवर्सिटीज में, हजारों वैकेंसी जो है एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लिए जो रिजर्व्ड है और जिनको, जहां पर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए था, उसके बारे में तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शोर मचा है इस कमेटी को लेकर, इस नियमावली को लेकर। तो ये क्या है, इस पर हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से मैं बात करूं जो न केवल विश्वविद्यालय परिसर में रहते हैं या विश्वविद्यालय परिषद का हिस्सा हैं, चाहे वो छात्र हों या शिक्षक हों, बल्कि जो राजनीतिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस तरह के मसलों को देखते हैं, समझते हैं और हमें आपको समझा सकते हैं। तो हमने प्रियंका भारती को एक तो चुना, और प्रियंका भारती जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हैं जर्मन सेंटर में, और साथ में राष्ट्रीय जनता दल की वह नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो इन दोनों कारणों से हमने सोचा कि क्यों ना उनसे बात की जाए। प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो एक उसके लिए जो नियमावली बनी है कि कैसे समावेशी बनाए माहौल को यूनिवर्सिटी कैंपसेज में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, और बहुत सारी रिकमेंडेशंस के बाद जो ये नियमावली बनी है, और उसको लेकर इतना जो हंगामा मचा हुआ है उत्तर भारत में, खासकर हिंदी स्पीकिंग जो क्षेत्र हैं और उसमें भी पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश वगैरह, आखिर इसको कैसे आप देखती हैं? पहले ऑब्जर्वेशन आपका क्या है?
सर, मैं तो जहाँ तक देख पा रही हूँ, किसी भी चीज़ को हम कंपैरेटिव फ्रेमवर्क में देखते हैं। जैसे यूजीसी का जो 2012 का कानून था, उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी विसंगतियाँ ही मैं इसमें देख पा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन के तरीके थे, उसमें 28 फ़ॉर्म्स बताए गए थे कि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को किताब दे रहे हैं और दूसरे को जातिगत आधार पे देने से मना कर रहे हैं, इसको भी जातिगत भेदभाव माना गया था। पर इस पर जो अभी कानून आया है, ये मेंशन्ड है कि जो इक्विटी कमिटी होगी, वो डिसाइड करे कि बिहेवियर एनालिसिस के बाद कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। तो नाउ वी गो इनटू दैट इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी में जो रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है 10 लोगों का, उसमें एक ओबीसी, एक एससी, एक एसटी है। मतलब आप 10 लोगों में 3 लोगों का राय रख रहे हैं, पर वहां पे फिर और प्रोफेसर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो नाउ लेट्स गो इनटू दैट डाइकोटमी कि प्रोफेसर्स भी आप कितने प्रेजेंट हैं हायर एजुकेशन में, हाई यूनिवर्सिटीज में कितनी पद तो खाली हैं। 80% तो ओबीसी के पद हर जगह प्रोफेसर में, यूनिवर्सिटीज में खाली हैं। तो किनका रिप्रेजेंटेशन होगा? और एंड में जब जब ये मामला मतलब मान लीजिए कि ये डिसीजन पे आ जाएगा कि किसने गलत किया नहीं किया, कास्ट भी डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था, तो फैसला लेने का पूरा दायित्व तो वाइस चांसलर के ऊपर जा रहा है। अब वाइस चांसलर भी जो है वहां पर भी कितने डाइवर्सिटी है पूरे देश में, आपको मालूम है। मुट्ठी भर मुश्किल से मुश्किल एक एक एससी समुदाय से आने वाले वाइस चांसलर हैं, एक एसटी समुदाय से और 5 से 7 ओबीसी समुदाय से। वहां पर भी नहीं है, तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? तो पहले तो जो इसमें विसंगतियां हैं हमको उसको समझने की जरूरत है और इसमें सुधार लाने की। पर यहाँ तो उल्टे इसका विरोध हो रहा है। इसमें ये भी आप देखिए कि यूजीसी का जो ये कानून आया है, इसके अंदर में तो आईआईएम्स आ नहीं रहे हैं, आईआईटीज नहीं आ रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं आ रहे हैं जो नर्सिंग्स के हैं, क्योंकि यूजीसी के कानून के तहत बनते नहीं है, इनका अपना अलग एक्ट होता है। तो एक तरीके से ये सारी विसंगतियां हैं, तो हम इन पे चर्चा तक नहीं कर रहे हैं, उल्टे इसका विरोध किया जा रहा है। और हमको तो ये समझने की जरूरत है कि मुझे लगता है कि एक तरीके का मास्क भी है ये बीजेपी का मास्क है, ये दिखाने का कि हम बहुजन हितैषी हैं। पर आप अंदर ही अंदर देखिए, किसी तरीके से जो एंड का फैसला है वो तो वाइस चांसलर पे आपने डाल दिया, और वहां वहां हमारी कोई डाइवर्सिटी नहीं है। तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपने डिफाइन तक नहीं किया है कि किसको आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मानेंगे। तो कैसे इसका विरोध सड़क पर कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या आप भेदभाव करने को अपना अधिकार मान चुके हैं क्या? जो इनजस्टिस होता है उसी को आप नेचुरल जस्टिस मान चुके हैं क्या? ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है बीजेपी का एक फुल ऑन एजेंडा था ये दिखाने का कि हम बहुजन हितैषी हैं, बट इंटरनली जब आप इसको स्टडी करिएगा तो देखिएगा कि मैक्सिमम तो विसंगतियां ही हैं इसमें, जिसमें सुधार करने की जरूरत थी, उसको स्ट्रांग बनाने की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ हो सकता था तो ये कि जो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसको आपने सिविल एक्ट मान रखा है, इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाना चाहिए था। थोराट कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को वो स्टडी कर रहे 2007 में, मनमोहन जी के कहने पर वो कमेटी बनी थी। वहां पर वो जाए जब संगठनों की बात करते हैं तो आईएमए उसको मानने से इनकार कर देता है। नाफिक कमेटी की रिपोर्ट से लेकर सारी रिपोर्ट तो ये दिखा रही है कि दलित पिछड़े आदिवासी छात्रों के साथ भेदभाव होता है, संस्थागत भेदभाव होता है। तो इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि उन रिपोर्ट्स के आधार पर यूजीसी का जो हमारा कानून 2012 का था, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। और अभी जो करा जा रहा है उसको थोड़ा डिसॉल्व किया जा रहा है, मजबूत नहीं बना रहे उसको। तो क्या वजह है प्रियंका कि 2012 के जो रिकमेंडेशंस थे, जो जो एक फ्रेमवर्क बना था, उसको ही क्यों नहीं एक डेवलप किया गया, या उसको बेटर और करके और उसको एग्जीक्यूट करने का फैसला क्यों नहीं किया जा सका? जो सरकार में लोग होते हैं उनकी मंशा भी तो हमें समझने की जरूरत होती है कि वो किन के लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। उनको तो यही मानना है कि जो जो दलित बहुजन तबका है, जो बहुजन तबका है, बेसिकली दे आर नॉट देयर को-वोटर्स। तो आप हमेशा से उनका जो आइडियोलॉजी है बाबा साहेब के खिलाफ का, वो तो हमेशा प्रदर्शित होते रहता है। भीतर सदन के भीतर संसद में अगर देश के गृह मंत्री ये कह देते हैं कि बाबा साहब का अम्बेडकर अम्बेडकर मत करो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो ये तो दिखाता है ना कि उनको ना बाबा साहब पसंद है, ना संविधान पसंद है। और जो लोग इस एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं वो संविधान प्रिय लोग नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि जस्टिस नाम का वर्ड भी यूनिवर्सिटीज में एग्जिस्ट करे, वो नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको, क्योंकि ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इनको निर्देश दिया, कोर्ट में भी कैसे गया? दर्शन सोलंकी की माँ, रोहित वेमुला की माँ, पायल तड़वी की माँ, तीनों लोग वहां पर गए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उसके बाद जाकर के ये बन रहा है। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब उनको तो शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम उनको इंसान बनने का एक रास्ता दिखा रहे हैं। इंसान बनो, हमारे साथ उनको आके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, पर हमारा सपोर्ट तो नहीं करेंगे और हम तो एक्सपेक्ट
भी करना छोड़ चुके हैं, विरोध में ज़रूर सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ इस अब वक्त मैं एक घटना का अगर डॉक्टर आप चाहेंगे तो मैं ज़िक्र करूँगी। थोराट जी। कमेटी थोराट कमेटी जो थोराट जी हैं, उन्होंने एक जगह मेंशन भी किया इस बात को कि डिस्क्रिमिनेशन का लेवल इतना इंट्रिंसिक है, दलित तबके से आने वाली छात्राओं को, क्योंकि दर्शन सोलंकी की जब मृत्यु हुई, उस समय वहीं के आईआईटी के स्टूडेंट्स ने सर्वे किया। दलित तबके से आने वाली छात्रा को ये कहा जाता है, कोटे से हो या कोठे से। तो आप सोच हुँ, लीजिए कि ये कास्ट हुँ। डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे है। तो इसके लिए तो समाधान दिए जाने चाहिए थे। यहाँ पर भी जो वाइस चांसलर तक जा रहा है, वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रोफेसर्स को आप इंक्लूड करें, वहाँ रिप्रेजेंटेशन, पहले रिक्त जो पद है उसको भरिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रोहित एक्ट लागू कीजिए। अगर इतनी ही या मंशा बहुजन हितैषी है, रोहित एक्ट लागू कीजिए और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्रिमिनल एक्ट माना जाए। जैसे रैगिंग के केस में क्रिमिनल एक्ट माना गया, तो देश भर में रैगिंग की घटनाएं घटी, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। हमारे साथ अभी कंचना यादव भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर कंचना यादव, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और संयोग ऐसा है दोस्तों कि कंचना यादव भी जेएनयू की प्रोडक्ट हैं और उन्होंने वहां से पीएचडी की है, राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता हैं और साथ में वैज्ञानिक हैं। दोनों ने कैंपस की राजनीति देखी है, कैंपस का माहौल देखा है, कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को भी समझा है। तो इसलिए मुझे लगा कि इन दो लोगों से बातचीत करना बेहतर होगा। कंचना, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ये जो यूजीसी का जो फ्रेमवर्क सामने आया उसकी कमेटी का और उसकी नियमावली का, इसके लिए बहुत सारी पहले से पृष्ठभूमि रही है। सुखदेव थोराट कमेटी से लेकर के और उसके बाद 2012 में भी जो आया, इसके पहले रोहित वेमुला के मामले में जो इतना ज्यादा आंदोलन हुआ और उसका विरोध भी उसी उग्रता के साथ हुआ। याद है आपको कि उस समय 2016 में किस तरह से उस समय की मंत्रीगण जो थे, बड़े नेता जो थे, किस तरह से बोलते थे। लेकिन क्या लगता है कि समाज हमारा तनिक भी संवेदनशील नहीं हुआ है? उसमें क्या हमारे समाज में न्याय के लिए एक जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, जस्टिस के प्रति एक जो मिजाज है, सोच है लोगों का, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये क्यों ऐसा है हमारा समाज कि एक वर्ग जैसे ही 90%, 80% लोगों के न्याय की बात होती है, अचानक उसको लगता है कि मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है। आखिर ये वजह क्या है? बहुत शुक्रिया सर। यूजीसी में जो आया है, वो यूजीसी में जो आया है ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसके लिए हर किसी को दोषी मानना चाहिए कि भाई इतने सालों से संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट, चाहे वो लैब हो, चाहे वो सुपरविजन हो, चाहे वो काम करने का एरिया हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना हुआ है। और ये एक्सेप्ट करने में आपको क्या गुरेज है? आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ ये चीजें हैं। और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप, जब कोई ऐसा कानून आ रहा है तो उस कानून में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो है विलेन है, आपको फंसाया जा रहा है या आपको ऐसा किया जा रहा है? इसका मतलब आप मान चुके हैं कि हाँ आपने ऐसा किया हुआ है। तो जो चीजें हैं उसमें बहुत सारे फॉल्स हैं, उसमें हम निकालेंगे, आप निकालिए। एक सोशल जस्टिस की जो परिकल्पना है उस पर भागीदारी लीजिए। लेकिन नहीं, इनको लगता है कि सब कुछ इनसे छीना जा रहा है, सब कुछ इन्हीं का है। जब सब कुछ इन्हीं का है ना आ जाता है, तो यही सवाल उठता है कि भाई आप क्यों नहीं? रोहित वेमुला के केस में कितने लोग ये बोले थे? उस समय एचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी थी, क्या उन्होंने जस्टिस दिया हुआ था रोहित वेमुला की मां को? कुछ उन्होंने साथ दिया? सरकार ने कुछ साथ दिया? या उसके बाद जो केसेस बार बार आए जो ओबीसी को लेकर, एनएफएस जो कर दिया जाता है, कौन सी ऐसी देश में हमारी यूनिवर्सिटी है जहां नॉन फाउंड सुटेबल ओबीसी को नहीं किया जाता है? क्या आपको ओबीसी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसको आप सुटेबल उसको आप पा सको? तो आप जब आप आपके ऊपर आया है तो आपने सब पोर्ट्रे कर लिए, स्टोरी बना दिए कि हमारे साथ अत्याचार करने के लिए बिल आया। नहीं, ये जस्टिस के लिए है ये, और ये भी कमजोर है, इसमें भी या सुधार की जरूरत है। प्रियंका, मेरा आखिरी सवाल जो आपसे है, क्योंकि आपको कहीं जाना है, कि ये जो एक जो नियमावली को लेकर इतना बाबेला मचा है, जो सरकार पहल करके, चाहे पहल जिन कारणों से भी किया हो, दबाव है न्यायालय से लेकर के और बहुत सारी कमिटीज का, वो अलग जगह है, अलग पहलू है। लेकिन जिस सरकार ने लाया, उसी सरकार के जो सबसे ज्यादा वफादार समर्थक हैं, जो कट्टर उनके लिए काम करने वाले लोग हैं, उग्र होकर के उनके लिए काम करते हैं, वही लोग इसके विरोध में सबसे आगे हैं। एक तो ये पहलू मैं समझना चाहता हूं, ये खेल क्या है। दूसरी बात कि कहीं ये जो कमेटी है, जो कमेटियां बनाने की बात है, इक्विटी कमेटी, इसके अलावा जो सेंटर बनाना है, आई मीन स्क्वाड्स। समावेशी स्क्वाड्स वगैरह,
ये सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, जैसा आपने कहा भी कि भाई वाइस चांसलर जो हैं, जिनकी संख्या अपने देश में एक खास वर्ग, एक खास वर्ण के लोगों की ही ज्यादा है, प्रोफेसर्स की संख्या 80% प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ अपर कास्ट के हैं और 4.1% जो हैं वो ओबीसी के हैं। और मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से एसटी कम्युनिटी के 1.5 हैं, एससी कम्युनिटी के 6.8 हैं। दिस इज द आई मीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी 45 जो यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसमें आखिरकार जो भी रिकमेंडेशन होगा वो कमेटी में जाएगा और कमेटी में डोमिनेट ये करेंगे, फिर यही यूजीसी को भेजेंगे वाइस चांसलर जो बैठे हैं ये लोग हैं। तो जब तक आप फैकल्टी में वाइस चांसलर्स के लेवल पर, ऑफिशियल्स के लेवल पर संरचना को नहीं बदलते हैं, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि जो इतना बड़ा बैकलॉग है अपॉइंटमेंट्स में एससी एसटी ओबीसी का, क्या वो उसको भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। और मतलब वही तो मैंने कह रही थी कि वाइस चांसलर में डाइवर्सिटी नहीं है, अंत में मसला उनके पास जाना है। तो कैसे हम भरोसा करें कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारे लोग तो वहां मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात की प्रोफेसर्स की आप बात कर रहे थे, प्रोफेसर्स की भी कितनी रिक्तियां अभी खाली पड़ी हुई हैं कि नन फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, और वो हमारे ऊपर ही स्टैंप है। अब मतलब अब क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूँ, आप और पीएचडी से ही करके ही लोग प्रोफेसर तक के कुर्सी तक पहुंचते हैं ना। मैं पीएचडी का आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जेएनयू का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। पिछले बार के मैं पीएचडी का एग्जांपल दे रहा हूँ। विनय यादव नाम के एक पीएचडी करने के लिए वो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचे। इंटरव्यू में 20 मिनट उनसे इंटरव्यू लिया गया, और मालूम क्या किया गया? जब रिजल्ट आया वहां पर लिखा हुआ था एब्सेंट, सीधे एब्सेंट लिख दिया गया। तो इस तरीके से अन्याय बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, जो खुद को इतना एलीट, मतलब खुद को इतना डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव मानते हैं, जब वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। सीएचएस से हमने मुथ्थू की आत्महत्या देखी, हम हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह आईआईएम आईआईटी हर जगह हम ये देख रहे हैं। तो जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी प्रोफेसर्स को, हमको पीछे से संभालने के लिए कोई होगा नहीं सर। समस्या ये है कि कुछ लोगों के लिए पहले से यूनिवर्सिटी स्पेसेस में एक जगह प्री एग्जिस्ट करा दी गई है, और हमारे वहां पहुंचने पर भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। मुझे तो जब ये देखती हूँ, मुझे उमा चक्रवर्ती की जेंडरिक कास्ट याद आती है। उसमें वो मेंशन करती है बिगनिंग में कि किस तरीके से जब मंडल कमीशन आया, वहां पर जितनी भी अपर्ड कास्ट की महिलाएं थी, डीयू जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में प्लकार्ड्स लेकर के बैठी हुई थी और ये कह रही थी, वी डू नॉट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। तो मतलब आप तो एक तरीके से, कहीं तो गजट में नहीं लिखा हुआ था ना कि आप एससी एसटी ओबीसी लड़कों से शादियां नहीं कर सकती। मतलब आपने गजट का तो वो हिस्सा नहीं था, तो आप अपने लिए हस्बैंड चाह रही थी, तो अपने कास्ट की चाह रही थी, तो आप तो घोर कास्टिस्ट हुई, और आपको मंडल कमीशन से दिक्कत थी। मुझे यही सारी चीजें बहुत खटकती हैं कि आजादी को इतने वर्ष हो गए, उसके बावजूद आज तक मानसिक प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी मैं कई लोगों को पता है क्या कहते हुए देख रही हूँ, कोई कह रहा है प्रतिभाशाली छात्रों के साथ, उसके करियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो मतलब आप तो पहले से ही मान बैठे ना कि ओबीसी एससी एसटी तबके से आने वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते ही नहीं है। कुछ चंद जातियों के लोग प्रतिभाशाली होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, और उनका तो करियर की आपको चिंता हो रही है। हमारे तो बच्चे मर रहे हैं। हम तो कोई महीना नहीं देखते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई छात्र आत्महत्या नहीं करता, और वो आत्महत्या नहीं होता है। नाउ वी हैव मॉडर्न द्रोणाचार्यस इन यूनिवर्सिटीज, जो इनकॉग्निटो मोड में रहते हैं और इनकॉग्निटो मोड में छुप के रहते हैं। अभी मैं कई जेएनयू के प्रोफेसर्स को एनालाइज कर रही हूँ सर, मैं देख पा रही हूँ कि वो इसको रोल बैक की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि इसको और कड़ा बनाओ, ये नहीं कह रहे हैं कि रोहित एक्ट लागू करो, और मैं भाजपा इसमें पूरी तरीके से मिली हुई है। अगर वो नहीं मिले हुए हैं, हमारा हित चाहते हैं, जस्ट इंप्लीमेंट रोहित एक्ट, और जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उनको आप क्रिमिनल एक्ट में डालिए, ताकि जिस तरीके से रैगिंग की घटनाएं घटी, वैसे ही देश में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी घटा जाए। आप पहले से ही क्यों मान के चल रहे हैं कि आपके खिलाफ में इस कानून का इस्तेमाल होगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पढ़ने आते हैं, या फिर आपके मन में ये चलता ही आता है कि नहीं, मैं तो भेदभाव कर सकता हूँ, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इनका पेन एक्सक्लूसिव पेन क्यों होता है, और हमारा दर्द एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो रोजमर्रा है क्या? ये सारे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सारी चीजों को देख करके, कि कैसे कितना मुश्किल होता है हम जैसे लोगों का यहाँ पहुंच पाना। और लोग आज भी लिख रहे हैं वीपी सिंह मंडल कमीशन का बॉम्ब लेकर के आए, उसी बॉम्ब से निकले हैं हम लोग। वो बॉम्ब नहीं होता तो हम लोग नहीं हो पाते। तो मेरा मैं अगर भाजपा एनडीए जो है वो सही में वाकई में हमारा भला चाहती है, तो इस कानून को और
सख्त बनाए और रोहित एक्ट लागू करे। वाइस चांसलर में डाइवर्सिटी हो, खास तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, वहां डाइवर्सिटी हो, और खास तौर पर जब इंटरव्यूज हो उसकी रिकॉर्डिंग हो। आज से ये मसला नहीं चल रहा है, जेएनयू में नाफी कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद से ये मसला चल रहा है, पर आज तक वो सुना नहीं गया। कितने साल हो गए रोहित की मृत्यु को, पल्लवी की हत्या तो मात्र 2 महीने भर पहले की घटना है। ये नहीं रुकेगा जब तक इसको क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। हमारा यही डिमांड है, बीइंग अ पीएचडी स्कॉलर, और इस तबके से पहुंच करके अगर आसपास में अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसको वापस लो, इसका मतलब है कि आज भी ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, न वो बाबा साहब को मानना चाहते, न संविधान को मानना चाहते, और हमारा विरोध कर रहे हैं। बस। शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, प्रियंका, बहुत अच्छा लगा। ओके, कंचना, मैं आपसे यही, ठीक है, ओके, कंचना, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि भाई ये नियमावली को लेकर सारा विवाद चल रहा है, बीजेपी इसको देख रही है, एंजॉय भी कर रही है, ऐसा लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बीजेपी विरोधी हों, सभी लोग बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये खेल क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये सारे के सारे कानून लागू करने की कोशिश की जाए जो इस राजपत्र में जारी हुआ है, तो ये लागू कैसे होगा? जो बात अभी प्रियंका कह रही थी कि डाइवर्सिटी ही नहीं है आपकी फैकल्टी में, आपके वाइस चांसलर एक ही तरह के लोग हैं, तो कैसे ये सब होगा? जी, बिल्कुल। इसका जो आपने कहा ना कि राजनीतिक एक जो मकसद होता है सर, वो राजनीतिक मकसद जो है वो साफ दिख रहा है कि राजनीतिक मकसद में कि अभी अभी जिस तरह से यूपी में दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई, फिर अभी जो उन्हीं के कोर समर्थक हैं, अगर आप देखें तो अपर कास्ट, जनरल कास्ट जो है वो 90%, 85-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है, और वो शपथ ले रहा है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं करेंगे। और यह भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया हुआ था, तब तो वो शांत थे। भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार के टाइम पे जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बच्चे हत्या किए, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर उन्होंने तो आवाज नहीं उठाई। उन्होंने तब भी आवाज नहीं उठाई जब एक मुसलमान का एडमिशन हो जाने पर मेडिकल कॉलेज में मात्र उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लोग फूल माला पहनाते हैं, एक दूसरे को बाजा बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं कि मुसलमान का एडमिशन हो गया, देखो हमने लाइसेंस रद्द करवा दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसे खुले तौर पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, कब नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, उसके बावजूद तब ये सारे कोई लोग नहीं बोला। और अभी जो बना हो यूजीसी जो गैजेट आया हुआ है, इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसे भी तो माइनॉरिटी में ही होंगे। आपने मैंडेटरी तो कर दिया, एक ओबीसी हो, एक एससी हो, एक एसटी हो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको एक भी ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे आईटीज हैं जहाँ आपको ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। जब प्रोफेसर्स हैं नहीं तो आप इस कमेटी को बनाओगे कैसे? आपने क्या यह भी बताया कि आप फंड कैसे दोगे? क्योंकि इसके लिए जो इक्विटी जो सेंटर आंकड़ा आप अभी बनाओगे। जो आंकड़ा अभी मेरे पास है, 23 आईआईटी जो है उसमें एक भी डायरेक्टर जो है वो एससी एसटी ओबीसी का नहीं है, अब एक भी। 47 यूनिवर्सिटियों में सर 40 लगभग 38 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सिर्फ जनरल कास्ट के लोग वाइस चांसलर हैं। तो ऐसे डी फैक्टो तो वही हो जाएंगे ना कि उसके चांसलर जो है वही हेड हो जाएंगे इस इक्विटी कमेटी के। और फिर इसमें अभी जो 10 मेंबर की कमेटी है, उस कमेटी में भी एक मैंडेटरी किया है, लेकिन 7 तो ऐसे बचते हैं जो जनरल होगा, मतलब मेजोरिटी आज भी आपकी है। और ऐसे भी कहा जाए तो जो जनरल की सीटें होती हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है, जनरल की सीट में ओबीसी के लोगों का चयन नहीं करते हैं। जनरल की सीटों पर जनरल के ही लोगों का चयन करते हैं, जबकि जनरल की सीट पर कोई भी compete कर सकता है, वो ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो सकता है, अदर देन रिजर्वेशन भी उसको मिल सकता है, जनरल की सीट पे compete कर सकता है। तो आपने वो जो 50% रिजर्वेशन जो जनरल वाला है, जो जनरल कैटेगरी का है, वो ऑलरेडी वो आपके लिए है। 10% ईडब्ल्यूएस भी आपको मिल चुका हुआ है ऑलरेडी, टोटल आप ही के 60%, टोटल टोटल 60%, 60%। टोटल 60% रिजर्वेशन लेकर बैठने वाले लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत हो जाती है। टोटल 60% जो 80-90% संस्थाओं पे कब्जा किए हुए हैं यूनिवर्सिटियों में, हर जगह संस्थानों में, उनको इस बात से दिक्कत हो जा रही है कि अगर एक ओबीसी स्टूडेंट को कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाए या एससी को हो जाए, वो कोई शिकायत जाकर कर दे, तो उस पर उनको क्यों अपने आप को आप यहाँ पर विलेन मान लियो? क्या आप ऐसा करते हो?
ऐसा आप नहीं करते हो तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। और 10 लोगों की कमिटी है तो आपको रॉन्ग मतलब केस में फंसा तो नहीं देगी, आपको फांसी पर चढ़ा तो नहीं देगी, या आपका करियर बर्बाद तो नहीं कर देगी। तो आप यहाँ पर एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और एक तरफ आप कहेंगे कि हम हिंदू हृदय सम्राट लोग हैं, सब लोग हिंदू भाई भाई हैं, सब लोग हिंदू हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक बड़े वर्ग को उसका कोई अधिकार, एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी कानून के तहत, आप उसके खिलाफ आ जाते हो। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो आपका जुमला निकला, एक राजनीतिक नारा निकला। लेकिन असलियत में आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है, आपकी अंतरात्मा जो है वो ये कह रही है कि हमारा ही सब कुछ है और इसमें किसी और को नहीं बटना चाहिए। हम आप जो सालों से, जो 1000 सालों से अत्याचार होता आ रहा है, आप उसको नेचुरल अत्याचार मान लिए हैं। और जो करता है ये अत्याचार, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, कोई वो फ्री घूमता है, वो अत्याचार पे अत्याचार करता रहता है। इवन एक प्रोफेसर बनने के बाद अगर 30-35 साल में प्रोफेसर बनता है, 60 साल में रिटायर होता है, एक जातिवादी मानसिकता का प्रोफेसर 30 साल वो अत्याचार करता है और आसानी से फिर रिटायर होकर अपनी जिंदगी जी रहा होता है। तो आप उस अत्याचार को नेचुरल अत्याचार मान लिए हो, उस अत्याचारी को और एक नेचुरल जस्टिस मान लिए हो। तो जब रियल जस्टिस की बात आती है तो आप फिर वहां पर लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपका अधिकार छीना जा रहा है। तो ये तो गलत है ना। आप आइए समर्थन, आप हिंदू की बात करते हैं ना, आइए। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम अपोजिशन में हम ऐसे शब्द नहीं यूज कर सकते। तब तो वो हिंदू के कितने बड़े चेहरे थे, नॉन बायोलॉजिकल थे, जो कि बायोलॉजिकल तरीके से पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आज वो तेली हो गए हैं इनके लिए। वो हमारे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपोजिशन में हैं, एक रेस्पेक्ट उस ओहदे की होती है, हम उस ओहदे की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोग तो उनको सीधे हिंदू हृदय सम्राट से तेली बना दिया। तो आपने बता दिया कि जाति ही इस देश की असली सच्चाई है। आप हर एंकर जो हैं, तमाम जो अपने आप को कथित पत्रकार कहते हैं, हर कोई एकदम मार, ब्राह्मणों पे अत्याचार, कोई लाइन पे लाइन सवर्ण हूं यही वो है लिखे जा रहा है कोई। अरे भाई, आप उस हजारों सालों के दमन को तो सोचिए। उस दमन, हम उसका हिसाब नहीं ले रहे हैं, हम आज का हिसाब ले रहे हैं कि आज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं। अगर इस बात पे बहुत सारे निर्दोष भी जेल चले जाते हैं सर, ट्रायल ही नहीं होता। उमर खालिद का केस हमने नहीं देखा है क्या? क्या इस बेस पे हम ये क्वेश्चन करें कि सारे जो लॉ है वो बंद कर देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए? जी, अब हम मैं जस्टिस की मांग कर सकते हैं। सिर्फ मेरे पास अब दो एक छोटे-छोटे सवाल हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी वक़्त बिता चुके हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सामाजिक न्याय के नाम पर जो झुनझुने कुछ बजाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये हुआ है, उसमें इसी तरह की सरकारों के राज में सबसे अधिक ये जो लोगों का, खासकर अपर कास्ट के लोगों का, जो एक मनुस्मृति जैसा मिजाज जो बन रहा है, इतना ज्यादा मंडल के समय भी हमने देखा एक दौर में, आज फिर देख रहे हैं हम, जबकि ये मंडल जैसा कुछ भी इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। मंडल तो बहुत बड़ी घटना थी और बहुत बड़ा एक रिकमेंडेशन था, बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय का एक बड़ा वो पहल थी। इसमें क्या आपको नहीं लगता कि ये झुनझुने में सब कुछ एक तरह से गायब करने की कोशिश की जा रही है और ये इस सरकार ने 10 साल में पैदा किया है इस तरह का माहौल? इसी तरह का ये एक झुनझुना ही देते हैं। ये कहेंगे कि हमने देखो एसटी जो है कि बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया। लेकिन क्या ओबीसी कमीशन को आपने इतना फंड दिया, इतना फ्रीडम दिया कि वो सेलेक्ट करके वो यूनिवर्सिटियों में हर जगह पर वो ओबीसी के लिए अलग से हॉस्टल बना सके, ओबीसी के लिए अलग से फेलोशिप चला सके? तो ये आप एक झुंझुना थमा देते हो, लेकिन उस झुंझुने को एकदम पावरलेस कर देते हो। और वो एक कमिटी बन जाएगी, वो एसआईटी बनती है। जैसे एसआईटी, कोई भी काम हो गया एसआईटी बन गई, एसआईटी क्या कर रही है कुछ पता नहीं, कमिटी बन गई, कमिटी पे कमिटी बन रही है। लेकिन आपका इरादा क्या है? इनका इरादा जो है वो साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश में भारी एकदम कह सकते हैं कि बहुत मैसिव नंबर पे जो है ओबीसी आरक्षण का घोटाला हुआ है। चाहे वो 69,000 जो टीचर भर्ती हो, चाहे और कई सारे, अभी जो लेखपाल का आया उसमें ओबीसी आरक्षण घोटाला हुआ। तो ये जो मैसेज है ना, वो ओबीसी समुदाय को पहुंच गया है कि यह सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण के विरोधी है। तो उसी को ये मैनेज करने के लिए एक ऐसी कमेटी का एक ऐसा स्वरूप दे रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे बारे में कितना
सोचते हैं, लेकिन हकीकत में आप अगर सोचते तो आप जातिगत जनगणना करा चुके होते, कास्ट सेंसस आप करा चुके होते। कास्ट सेंसस होने के बाद आपको पूरा रियलिटी पता होता। आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कर रहे होते। आप मंडल कमीशन के जो रिकमेंडेशन है उसके एक और रिकमेंडेशन को आप लागू कर रहे होते। तो इसका साफ मतलब है जो आप आज कर रहे हैं वो एक मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। वो मकसद है आपका जो है उत्तर प्रदेश चुनाव। आपको लगता है कि आपका अपर कास्ट वोट फिक्स ही है, इसको भी जो हमने अन्याय किया हुआ है एक झुनझुने से हम इसको एक बता दे हम तुमको न्याय दे रहे हैं, यह भी हमारा वोटर फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम हमारा सवाल उनसे भी है जो इसके खिलाफ भी बोल रहे हैं कि आखिर में आप जस्टिस में क्यों नहीं बिलीव करते। आपको कोई रॉन्ग केसेस में फंसाने नहीं जा रहा है। आप भी हमारे साथ ये मांग करिए, आइए मांग करिए कि आपने कमेटी जो बनाया इसको इंप्लीमेंट करिए, इसके ग्राउंड पे इसको उतारिए। इसमें और ओबीसी प्रोफेसर्स होने चाहिए, हर जगह ओबीसी प्रोफेसर्स बनने चाहिए, रिजर्वेशन को अच्छे से लागू करिए। आप इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। 69,000 जो टीचर भर्ती है लेखपाल में ओबीसी आरक्षण का घोटाला हुआ सर, इतने जितने भी लोग सोशल मीडिया पे करनी सेना से लेकर तमाम सेना तक प्रदर्शन कर रहे हैं, किसने बोला, किसी ने आवाज उठाई? तब आपको आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं उठती है जब ओबीसी का हक मारा जाता है। तब आपकी आवाज नहीं उठती है जब माइनॉरिटी एक कॉलेज का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। आपका आवाज कब उठता है? इसका मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से ये सरकार जो है वो खेलने की कोशिश कर रही है। और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम यह होगा कि आप कह तो दे रहे हो, आप लड़ा तो दे रहे हो लोगों को, लेकिन क्या रियलिटी में ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या होगा? आपकी मंशा है, इस पर शक है। और हम तो चाहेंगे इम्प्लीमेंट हो, हम तो इसमें और कुछ बदलाव चाहेंगे और समय के साथ सरकार को सुझाव भी देते रहेंगे कि ये बदलाव करिए, ये बदलाव करिए। क्योंकि हमने निर्भया केस के बाद जो निर्भया फंड आया, निर्भया एक्ट आया, तमाम आया, क्या उससे रेप के केसेस रुक गए? आप बनाने को तो बन गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किधर है? पटना में हुआ ना जी, नीट का केस, या इम्प्लीमेंटेशन पे, मकसद पे सवाल है हमारा। इनका मकसद जो है वो हमें राजनीतिक दिखाई दे रहा है, सोशल जस्टिस का नहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत छोटी सी टिप्पणी। जो हमारे देश में खासकर दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो जो अपर कास्ट के बीच से उभरता हुआ जो प्रगतिशील तबका है, बहुत ज्यादा लिबरल है, लेफ्ट है, अच्छा सोच रखता है, हर मुद्दे पर वो बोलता है। लेकिन जैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला आता है, जो वंचित और उत्पीड़ित जातियां हैं उनके लिए सामाजिक न्याय का मसला आता है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता खामोश। है। इस मुद्दे जी पर वो वर्ग बोल क्यों नहीं रहा है? वो हर मुद्दे पर जंतर मंतर पहुंचता है, हर मुद्दे पर वो आवाज उठाता है, अंग्रेजी में एडिटोरियल लिखता है, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्यों चुप है? इस मुद्दे पर वो हमेशा से चुप था। चाहे वो मंडल कमीशन का पहला जो 1990 में लागू हो या उसके बाद एक लागू हो, इस मुद्दे पर वो हमेशा, उसको यह समझ में नहीं आता है कि वो स्टैंड किधर ले। इंतजार करता है, जैसे आपने एक पोस्ट किया था कि किस बात का इंतजार है भाई, कब बोलोगे? तो ये हमेशा इंतजार में रहते हैं। और जब जब ये मामला एकदम शांत हो जाएगा तो फिर से लिबरल और प्रोग्रेसिव बन के आएंगे और कहेंगे हम तुम्हारे मसीहा हैं। लेकिन इस पे नहीं बोलते। इसी से साफ पता चलता है कि आप इस देश में कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाओ, कितने भी इलीट हो जाओ, आप इस देश में किसी भी पद पर चले जाओ, लेकिन आपकी अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है ना, वो अपने आप सर्वोच्च आप रखते हो उसको, आप उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलता है और उसका बेनिफिट आपको मिलता आया है। तो कास्ट बेनिफिट जो इनका अपना है, कास्ट नेक्सस जो इनका अपना है, जो कास्ट सिस्टम जो इनका अपना है, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो ब्रेक हो, क्योंकि उन्हें एक स्मूथ सिस्टम प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। उसको ब्रेक ये कभी नहीं होने देंगे। और यह भी दिखाई देंगे कि हम देखो सोशल जस्टिस के पे हम कितना बोलते हैं, हम गरीबों के पक्ष में कितना खड़े होते हैं। वही मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी, तमाम ऐसे चैनल्स भी हैं, है ना, किसी चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया जिस पर वो 1 घंटे एकदम बोल रहे हो इस पर कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एडिटोरियल लिख रहे हो, डिबेट चल रहा हो, नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। वो एक ग्रुप है जो समर्थन कर रहा है, एक ग्रुप है जो विरोध कर रहा है, और एक ग्रुप है जो शांत बैठा हुआ है। और सबसे खतरनाक सर वो ग्रुप है जो शांत बैठा हुआ है, सबसे खतरनाक है। वो समय के अनुसार लेफ्ट भी हो जाता है, वो समय के अनुसार राइट भी हो जाता है, और ऑल टाइम वो प्रोग्रेसिव रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कंचना जी यादव।
बहुत शुक्रिया। प्रियंका आप भी हमारे बीच थी, हम दोनों को बहुत साधुवाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस विषय पर हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को एनलाइटन किया, उनको बहुत सारी नई जानकारी दी। हम फिर भविष्य में भी बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत आदाब। जी, नमस्ते।